तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकंड का फोर्थ पार्ट। यह वीडियो आपकी नॉलेज के लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकंड के टॉपिक मानो क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से, जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला हमारा क्वेश्चन है, दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी? दोस्तों, हमारा संविधान का अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 2 का दोहरे जोखिम के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार प्रत्याभूत करता है। मतलब जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 2 है, ये हमें गारंटी देता है, मतलब दोहरे जोखिम के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार प्रत्याभूत करता है। प्रत्याभूत मतलब गारंटी होती है, ठीक है। ये हमें देता है, अधिकार देता है कि आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध मतलब ये नहीं है कि एक समान अपराध नहीं है, ठीक है। जैसे कोई भी अपराध, आपने चोरी करी पहले, उसके लिए आपको दंड दिया गया। अगर आपने दूसरी चोरी करी तो उसके लिए भी दंड दिया जाएगा, लेकिन जो पहली वाली चोरी करी उसके लिए आपको दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। दोस्तों, इस सिद्धांत को दोहरे पर संकट या दोहरे संकट का सिद्धांत कहा जाएगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से किसी दोष के लिए सिद्ध किया जा चुका है, तो उसी अपराध के लिए पुनः उसके विरुद्ध दोष सिद्ध की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगर मान लो कोई अपराध के लिए आपको सजा मिल चुकी है, ठीक है, कोई सक्षम न्यायालय है, उसने आपको सजा दे दी और आप सजा काट के चले आए, तो अब ये नहीं कि दोबारा उसी अपराध को दोबारा दोषी साबित किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यही हमारा संविधान का अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 2 गारंटी देता है कि ऐसा आपके साथ दोबारा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने कोई वैसा कार्य दोबारा कर दिया तो उसके लिए सजा आपको मिलेगी, लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसके लिए नहीं मिलेगी दोबारा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 21 हमारे प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 है, ये सभी व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हर एक व्यक्ति के पास है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? 21 में। इसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। इसको आप हमेशा याद रखना। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, रक्षा करेगी हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अगर विधि द्वारा आपको वंचित किया जा सकता है। अब विधि द्वारा मतलब ये है कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, तो आपको कैद में ले लिया जाएगा, पुलिस अपने हिरासत में ले लेगी, तो उस पर आपका ये अनुच्छेद काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको विधि द्वारा वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति को विधि की प्रक्रिया के अंतर्गत नियम या अधिनियम बनाकर उसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर उसे उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अब नियम अधिनियम का मतलब ये जो एक्ट बने होते हैं, जैसे हमारा भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है। अब इसके द्वारा कोई अपराध दे रखा है और आपने वो अपराध कर दिया, उसके लिए उसमें सजा भी दे रखी है, तो आपको सजा मिलेगी। तब उस पर आपका ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 21 में आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण दिया गया है, अधिकार है, लेकिन विधि द्वारा वंचित किया जा सकता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में। आगे चलते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। संविधान का जब 86वां संशोधन हुआ 2001 में, तो उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का, जो यह उपबंध करता है कि राज्य ऐसी नीति से, जैसे कि विधि बनाकर निर्धारित करे
राज्य ऐसे कोई नीति या विधि बनाएगी कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। जनरली आप जानते ही होंगे कि जैसे प्राइमरी स्कूल होते हैं जिसमें सरकार फ्री पढ़ाती है, वो इसी अनुच्छेद के तहत पढ़ाती है। ठीक है, इसका संशोधन 86वें संशोधन में 2001 द्वारा हुआ था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानवाधिकार है। जो हमारा शिक्षा का अधिकार है ये एक मूलभूत मानवाधिकार है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार की सफलता वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करता है और साथ ही साथ अपने देश को विकसित की ओर बढ़ने में योगदान करता है। कि अगर एक शिक्षित आदमी है वो स्वयं तो विकसित करेगा ही और साथ साथ अपने देश को भी विकसित करता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। शिक्षा ही एक व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करती है। हमारे देश में यह कहा गया है कि एक अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है, इसलिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी बालकों को शिक्षा देने का कर्तव्य संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में भाग 4 में रखा था। अनुच्छेद 45 के अधीन राज्य का 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य था। यह माना गया था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारें संविधान के इस निर्देश को ईमानदारी से कार्यान्वित करेंगी। नीति निदेशकों को मूल अधिकारों से कम महत्व नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व हैं, उनको मूल अधिकारों से कम महत्व नहीं दिया गया है, मूल अधिकारों का इतना महत्व दिया गया है। तब इतना समझ गए, सरकार का दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, ऐसे विधियाँ नियम बनाकर, और जो करती भी है, आप जैसे देखते भी हैं। ठीक है, स्कूल हो गए, वहाँ पर खाना भी फ्री मिलता है और ड्रेसेस, बुकें सब फ्री मिलती हैं 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को। तो हमारा शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, अगर हम शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और अपने देश को भी आगे बढ़ा पाएंगे। आशा करता हूँ इसको आप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मान लो एक गिरफ्तार व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं। व्हाट इज राइट ऑफ एन अरेस्ट पर्सन। कोई अगर व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसके कौन कौन से अधिकार है, इसको समझते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 खंड 1 और 2 एक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते हैं। कौन कौन से। फर्स्ट है गिरफ्तारी के कारणों की शीघ्र बताए जाने का अधिकार। जब गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये तो बताया भाई कारण क्या है, किस कारण हमें गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति ये कह सकता है कि हमें 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ठीक है, पुलिस 24 घंटे के अंदर ही उसे पेश करेगी। 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता। मतलब मान लो 24 घंटे ज़्यादा पुलिस के पास रखा जा रहा है, अगर मजिस्ट्रेट का आदेश है तो रखा जा सकता है, नहीं तो 24 घंटे बाद आपको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सब राइट हैं एक गिरफ्तार व्यक्ति के, आप समझ गए होंगे। साम्यक विधि प्रक्रिया क्या है। व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दोस्तों, साम्यक विधि प्रक्रिया से तात्पर्य विधि की ऐसी प्रक्रिया से है जो समय के अनुसार उचित हो। साम्यक विधि प्रक्रिया का उपबंध अमेरिकन संविधान में किया गया है। अमेरिकन संविधान का 5वां संशोधन यह उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति उचित प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अनुच्छेद 21 हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रत्ययभूत देता है, गारंटी देता है। अब विधि द्वारा ही वंचित हमें किया जा सकता है, विधि द्वारा ही वंचित किया जा सकता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, अन्यथा नहीं। तो साम्यक विधि प्रक्रिया क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि अगर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है तो प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता।
ठीक है, उसकी एक प्रक्रिया के द्वारा ही तो आप वंचित करेंगे कि अगर किसी ने अपराध कर दिया तो उसके लिए वो दंड का प्रावधान है, तो आप उसको गिरफ्तार करके लाएंगे और उसमें ट्रायल चलेगा। उसके बाद जब वो दोषी होगा तो उसे आप जेल में डालेंगे या उसे सजा सुनाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के कुछ आयामों का उल्लेख करें। एक्सप्लेन सम फीचर ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के निम्न आयाम बनाए हैं, अर्थात निम्न को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता माना है। विदेश जाने का अधिकार, पासपोर्ट प्रदान करने का अधिकार, किसी को बिना विधिक अधिकार के गिरफ्तार न किए जाने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति है उसको बिना विधिक अधिकार के उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। विचाराधीन कैदी को बिना विधिक अधिकार से उसकी स्वतंत्रता से वंचित किए जाने का अधिकार। कोई भी कैदी विचाराधीन है, ठीक है, केस चल रहा है उसके ऊपर, तो उसे विधिक अधिकार से उसकी स्वतंत्रता से वंचित किए जाने का अधिकार है। दोषयुक्त कैदी के साथ नियमानुसार व्यवहार किए जाने का अधिकार। जो दोषयुक्त है, इसको दोषी सजा हो गई है, उससे भी जो नियम बनाए गए हैं कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसी के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, उसी नियम के अनुसार, ठीक है। अन्य उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। विचाराधीन कैदी को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। जो विचाराधीन कैदी है, केस ट्रायल चल रहा है, केस प्रोसेसिंग है, तो उसको कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। वकील कर सकता है और सहायता ले सकता है अपने बचाव के लिए। आगे छठा है, गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध के पूर्ण या निरोध के पश्चात चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अधिकार है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अधिकार है कि वो चिकित्सा की सहायता ले सकता है, ठीक है, मेडिकल जांच ले सकता है। निर्धन अभियुक्त को निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करने का अधिकार। रोगग्रस्त व्यक्ति द्वारा चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार। जो कोई भी व्यक्ति रोगी है, उसे उस व्यक्ति को चिकित्सा की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है कि वो चिकित्सा की सहायता ले सकता है, मेडिकल ले सकता है। शिक्षा का अधिकार। महिला को क्रूरता या छेड़छाड़ के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। जो महिलाओं के साथ क्रूरता या छेड़छाड़ होती है उसके विरुद्ध वो संरक्षण प्रदान करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के आयाम थे, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। मरने का अधिकार, राइट टू डाई। दोस्तों, मरने के अधिकार को जीने के अधिकार में शामिल किया जाए या ना किया जाए, इस विषय पर न्यायालय में विभिन्न मत रहे हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दुबल 1987 के बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अधीन जीने का अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। महाराष्ट्र में केस था, मुंबई उच्च न्यायालय ने बोल दिया, ठीक है, कि जिसमें जीने का अधिकार है वहीं मरने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जीवन के अंतिम क्षण तक गरिमा से मरने के अधिकार की तुलना जीवन की सामान्य अवधि को कम करके अप्राकृतिक रूप से मरने का अधिकार नहीं कही जा सकती है। दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में के बाद में बताया जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब कि जीने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये दो केस आप इम्पॉर्टेंट है तो इनको जरूर याद रखिए। किसमें कहा गया था मरने का अधिकार जीने का अधिकार के बराबर है और किसमें नहीं कहा गया था, ठीक है। तो 1996 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था। आगे चलिए, देखो जितने भी बीच में केस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी केस आते हैं या बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आपको केस मेंशन करना है, जरूर मेंशन करना है, जिससे एग्जामिनर को काफ़ी फर्क पड़ता है, आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों, फर्जी मुठभेड़ तथा अनुच्छेद 21 फॉल्स एनकाउंटर तथा आर्टिकल 21 के बारे में आइए समझते हैं। फर्जी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा व्यक्तियों को जान से मार डालना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत
प्रदत्त प्राण के अधिकार का सरासर उल्लंघन है। जो फर्जी इनकाउंटर हो जाते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्राण के अधिकार का सरासर उल्लंघन है। ठीक है, प्राण देख स्वतंत्रता है तो प्राण के अधिकार का सरासर उल्लंघन है, फॉल्स इनकाउंटर। पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ AIR 1997 SC 1203 के मामले में पिटिशनर ने अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहितवाद फाइल करके न्यायालय से प्रार्थना की कि इम्फाल पुलिस द्वारा नकली मुठभेड़ जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए थे की जांच का आदेश दें, दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई का निर्देश दें तथा मृतक के परिवारजनों को प्रतिकर प्रदान करें। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पुलिस मुठभेड़ में 2 व्यक्तियों को जान से मार डालना अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण के अधिकार का सरासर उल्लंघन है और इस मामले में संप्रभु की विमुक्ति का प्रतिवाद लागू नहीं होता है और सरकार इसके लिए दायी है। न्यायालय ने प्रत्येक मृतक के लिए 1 लाख रुपए नुकसानी प्रदान किया। जो ये वाद था पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, इसमें उच्चतम न्यायालय ने सरकार को उत्तरदायी समझा था और न्यायालय ने प्रत्येक जो मृतक थे उनके 1 लाख रुपए नुकसानी प्रदान किया था। ठीक है, इस वाद में 1997 के बाद ये समझ लो, अगर फॉल्स इनकाउंटर पुलिस करती है तो प्राण के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक, ये न्यायालय ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। बालात श्रम क्या है? व्हाट इज फोर्स लेबर्स? दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध या दबाव में कार्य करना पड़ता है तो भले ही उसे पारिश्रमिक मिला हो, वह अनुच्छेद 23 के अधीन बालात श्रम माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे काम कराया जा रहा है तो बालात श्रम की कोटि में आता है। ठीक है, भले उसको रुपए दिए जा रहे हैं लेकिन अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया जा रहा है तो बालात श्रम माना जाएगा। बालात श्रम कई तरीके से लिया जा सकता है। इसमें शारीरिक दबाव, विधिक दबाव या किसी विधि के अधीन न कार्य करने पर दंड का उपबंध होता है तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक कठिनाइयों से उत्पन्न दबाव भी शामिल है जहाँ उसे कम पारिश्रमिक में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक बात है दीना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला AIR 1983 SC 1155, इसमें बालात श्रम की व्याख्या की गई है। उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि कारागृह में कैदियों से उचित पारिश्रमिक दिए बिना काम लेना बालात श्रम है। जो कारागृह में कैदी होते हैं, अगर उन्हें उचित पारिश्रमिक दिए बिना उसे काम लेना बालात श्रम है। कैदियों को अपने काम के एवज में मजदूरी पाने का हक है। जो कारागृह में कैदी काम करते हैं उन्हें मजदूरी पाने का हक है। न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह ऐसे कैदियों के दावे को प्रवर्तित करे। यदि कैदियों को उनके काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता तो यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। तो मतलब जो कारागार में भी कैदी हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, और काम के पैसे मिलने चाहिए प्लस ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए। ये बताया गया है ऊपर कि किसी भी आदमी को उसकी इच्छा के विरुद्ध दबाव में काम करना, भले ही उसे पारिश्रमिक मिला हो, वो बालात श्रम कहलाता है, माना जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बारे में एक ये केस दे रखा है दीना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। बालात श्रम क्या है, व्हाट इज फोर्स लेबर्स, इसके बारे में आप जान गए होंगे। दोस्तों, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये पार्ट हमारा 4 था। ये हम और इसके पार्ट लेंगे। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकंड में जितने भी क्वेश्चन बने वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम दें तो आपके ये भी क्वेश्चन मिस ना हो और अच्छे से आप एग्ज़ाम करें। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप आ गए हैं, यहाँ तक भी आपने वीडियो देख लिया है, दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छा, एक सेकेंड। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। 3 पार्ट हमने बना रखे हैं। अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिएगा। अगर देख चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये चौथा पार्ट था और इसके पार्ट लाएंगे। ठीक है, तो चैनल में अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अगर कर रखा है तो बहुत बढ़िया। अब आगे और भी वीडियो लाएंगे। अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आगे लाते रहेंगे ऐसे ही, और कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।